Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। नए सिलेबस हमारे पास फाइनली आउट हो चुके हैं, बट इन नए सिलेबस में कहने को कुछ नया नहीं है। पुराने सिलेबस ही आपको एज इट इज दे दिए हैं। तो भी यहाँ आपसे मैं बात करने वाला हूँ ABHT, AFM और BADM की। फटाफट से नए सिलेबस या फिर पुराने ही सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस सिलेबस में आपको पढ़ाई करने हैं। एंड शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि एवर स्टडी क्लासेस ने आपके लिए ABST, AFM और BADM के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और अभी इनका जो सिलेबस है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अभी 90% कंटेंट वी हैव मेड श्योर कि इसमें अपडेट हो चुका है, डल चुका है इन सभी कोर्सेज में, और बाकी बैलेंस 10% है वो भी आपको इस मंथ के एंड तक इसमें डलता हुआ दिख जाएगा। और बहुत ही जल्द फिर अपने जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, मॉक वाला पार्ट है, उस पर हम नेक्स्ट मंथ से मूव ऑन कर जाएंगे। ये सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 30% ऑफ भी मिल जाएगा। प्रोमो कोड बिग 30 आपको अप्लाई करना है, जो कि केवल एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड रहेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो rpsc.gov.in जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वहां पे आपको सिलेबस का कॉलम दिखेगा। उसको क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली सारे सिलेबस आपको दिख जाएंगे। नीचे स्क्रॉल कर लेना, स्क्रॉल करके आपको ABST, AFM, BADM जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके सिलेबस मिल जाएंगे। चलो मैं फटाफट से ABST पेपर 1 के सिलेबस की तरफ आ जाता हूं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये इसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड किया गया है। तो ये चीजें तो आप क्लास 11th में जो पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, उनको ही मोस्टली यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बट अभी यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग के साथ साथ आपको जो IFRS वगैरह है उनको भी पढ़ना है, इंड AS को भी पढ़ना है। तो जो यहाँ पे ABST का या RPSC का इन जनरल लेवल रहता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है सवालों का। तो आपको कोई बहुत डीप में सवाल नहीं आते हैं, बट इन जनरल वो आपसे पूछ लेते हैं कि एग्रीकल्चर से कौन सा इंडेस, कौन सा IFRS जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। तो बहुत डिटेल में हर एक IFRS को पढ़ने नहीं बैठना। आपको इतना मालूम होना चाहिए भैया कौन सा इंडेस या कौन सा IFRS किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी सब चीजें तो है ही, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये सारी चीजें तो आपकी हैं ही। इसके अलावा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स है, डिप्रीसिएशन है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है जिसे प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग भी बोलते हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है आपका, और कुछ हट के टॉपिक्स भी हैं जैसे वॉयज अकाउंटिंग का एक टॉपिक आपको यहाँ पे दे रखा है। और ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको आप कवर अप कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और NPO की जो अकाउंटिंग होती है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो कहने को आपको लग रहा होगा कि आप कर लेंगे, बट अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। और अभी आपको सिस्टमेटिक तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए आगे आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ। तो यहाँ पे कंपनी की अकाउंटिंग से जुड़ी हुई सारी चीजें आ जाएंगी। कंपनी का बेसिक जो अकाउंटिंग का पार्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ जो कंसेप्ट्स होते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन सी होती हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को किसके लिए यूज कर सकता है, बायबैक के क्या प्रोसीजर, क्या कंडीशंस होते हैं, बोनस शेयर्स के लिए आपको क्या करना होता है, क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स तो ठीक है, और मैनेजरियल रेम्युनरेशन की जो लिमिट्स रहती हैं वो 5%, 11% वाली, वो भी पढ़नी है। कंपनी के प्रॉफिट्स को कैसे डिस्पोज करते हैं, डिविडेंड वगैरह की चीजें, डिविडेंड से जुड़े हुए जो लीगल प्रोविजंस है उन पे भी आपको सवाल आते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनकी जो अकाउंटिंग है वो भी पढ़नी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन भी है, होल्डिंग सब्सिडरी भी है, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी भी है। तो आप देख सकते हैं कि काफी डीप में आपको चीजें पूछी जा रही है। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक यूटिलिटी, सरकारी कंपनीज की अकाउंटिंग रहती है, उसमें डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो होता है, तो उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ सॉलिसिटर्स, हॉस्पिटल्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज, और आपके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे उनसे जुड़े हुए बेसिक फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। तो ये भी आपको टॉपिक्स कवर अप करके जाने हैं। तो अगेन यही एडवाइस दूंगा कि किसी भी टॉपिक को आपको एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, आपको सभी के जो बेसिक प्रोविजंस हैं, बेसिक चीजें हैं, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अमलगमेशन के बड़े बड़े सवाल लगाने बैठ जाता हूं, या होल्डिंग सब्सिडरी के बड़े बड़े बैलेंस शीट बनाने लग जाता हूं, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाने वाला है। तो आप केवल अपने आप को बेसिक्स पे रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बेसिक क्लैरिटी अगर आपको होगी तो बात बन जाएगी।
इसके बाद एबीएसटी पेपर 1 के अंदर ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, जिसमें आपके कॉस्ट से जुड़े हुए काफी सारी चीजें आ जाती है। कॉस्ट है, कॉस्ट कंट्रोल है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेथड्स रहते हैं वो भी सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको भी काफी ब्रॉड तरीके से यहाँ पे कवर अप किया गया है। आप देख सकते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसके अलावा डिपार्टमेंटल यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मार्जिनल कॉस्टिंग भी आ रहा है, आपका बजटरी कंट्रोल भी आ रहा है, वेरिएंस एनालिसिस भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आ जा रही है यहाँ पे। तो ये भी कॉस्टिंग भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास आते हैं जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको रेशियो एनालिसिस का जो मेन कंपोनेंट है वो पढ़ना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग भी है, डिविडेंड डिसीजन है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, और आपके जो यहाँ पे आरओआई, मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सारे कंसेप्ट इंक्लूड कर दिए। इसके अलावा आपके लिवरेजेस का कंसेप्ट भी आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आ रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आ रहा है, लीज फाइनेंसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एबीएसटी पेपर 1 के अंदर ही आपकी अकाउंटिंग भरपूर आ रही है। अकाउंटिंग के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंपोनेंट भी आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कंपोनेंट भी यहाँ पे आ रहा है। तो काफी अच्छे से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पे आप नीचे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ये सभी के लिए सेम है, एबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम सभी में सेम है। ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यू आएंगे, 75 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के बराबर मार्क्स होंगे। आपका जो एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। और प्यारे दोस्तों एबीएसटी पेपर 2 पे आते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपका एक टैक्सेशन वाला कंपोनेंट आता है और स्टैटिस्टिक्स वाला भी आता है। टैक्सेशन में एक तो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इनकम टैक्स से जुड़ी हुई चीजें आपको पढ़नी है। और इसके अंदर इनकम टैक्स आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा सा है, बट देखो ना इन्होंने लिखा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिविजुअल की जो भी इनकम्स हो रही है आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसे असेस करोगे। तो इनकम अंडर दी सैलरी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि मेरे को एक क्वेरी आई थी कि सर ये सारे हेड तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको पढ़ के क्या करेंगे, बस डायरेक्टली ऊपर ऊपर से देख के पेपर दे देते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है सवाल थोड़ा सा डीप आपसे पूछ लें, और पिछली बार भी एक दो सवाल ऐसे अंदर से पूछे थे। तो अगर आपको वो नहीं आते होंगे तो हो सकता है फिर आपके मार्क्स यहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ जाए। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी हेड्स को आप जरूर कवर अप करके जाना अगर आप कर सकते हो। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर आपके दो टैक्स आते हैं, एक आता है कस्टम ड्यूटी और एक आता है जीएसटी। अभी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट सारा इंक्लूड हो चुका है। तो आपके टॉपिक्स में जो सिलेबस आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन्ड है, आपको उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा इंफेसाइज करना है। कस्टम लॉ आप पूरा पढ़ने लगोगे तो इट्स वेरी ब्रॉड, वेरी वाइड। तो इन जनरल कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इन जनरल कस्टम लॉ क्या है, आपको वो मालूम होना चाहिए। और आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं, आपको उनको यहाँ पे कवर अप करके जाना है अच्छे से। क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने लगेंगे, सारा कस्टम लॉ पढ़ने लगेंगे, तो फिर हो सकता है कि आप केवल यही पढ़ते रह जाए और चीजें पढ़ने का आपको टाइम ना मिले। तो सीए फाइनल की कस्टम लॉ की किताब आप उठा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको संभल के पढ़ना, सिलेक्टिवली पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है और सारी चीजें आपके इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होंगी। और इसके बाद यहाँ पे आपका जीएसटी आ जाता है सिलेबस के अंदर। जीएसटी एक नया लॉ है, 1 जुलाई 2017 से इन्फोर्स हुआ था। तो इसमें भी जो चीजें आपको सिलेबस में मेंशन्ड है उन्हीं को पढ़िए, और बेसिक क्लैरिटी ही केवल यहाँ पे चाहिए। तो बहुत डिटेल में अगर आप सारी चीजों को पढ़ने लग जाएंगे तो हो सकता है फिर आपका सिलेबस छूट जाए। तो आपको बेसिक क्लैरिटी चाहिए इन सभी टॉपिक्स की। बेसिक बेसिक अगर आपको मालूम होगा तो आपके एग्जामिनेशन में सवाल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी जीएसटी एक बहुत बड़ा कानून है, और जितनी ज्यादा आप इसकी किताबें ले आएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो मेक श्योर कि जो आपका बेसिक पार्ट है, जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बेसिकली आपके वो सारे कवर हो जाएं, उससे एग्जामिनेशन में बात बन जाएगी। आपके सिलेबस में जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना, उन टर्म्स के मीनिंग आपको पता लग जाए ना, तो उससे भी काफी हद तक बात बन जाएगी। तो मेक श्योर कि आपको ये सभी टर्म्स का बेसिक मीनिंग पता हो, और उससे आपके काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक ऑडिटिंग का कंपोनेंट भी है, और ऑडिटिंग में आपका जो बेसिक ऑडिटिंग से जुड़ी हुई चीजें रहती है वो सारी इंक्लूड की जाती है। कंपनी ऑडिट से जुड़ी हुई चीजें तो आती है, इसके अलावा हमारे बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ईडीपी ऑडिट,
टैक्स ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, तो इनसे जुड़े हुए प्रोविजन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो अगेन यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना ऑडिटिंग का, बट बेसिक क्लैरिटी, बेसिक नॉलेज आपको सभी टॉपिक्स की होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जी बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च पे, और यहाँ पे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स वाला कंपोनेंट भी है जिसमें आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्शन, ये कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये सब चीजें आ रही है। और साथ ही साथ ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट भी यहाँ पे आता है जिसमें आपका सैंपलिंग वगैरह वाले टॉपिक्स है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारे आ रहे हैं। पर्ट, सीपीएम वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स का भी अगेन आपको बेसिक क्लैरिटी होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इनसे जुड़े हुए जो कंडीशन है, प्रॉपर्टीज रहती है, फॉर्मूलाज रहते हैं, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, उसी से एग्जामिनेशन में बात बन जाएगी। अब आते हैं जी ईएएफएम पे। तो ईएफएम आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। और ईएफएम में सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ दिया गया है, तो बेसिक आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ रहा है और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। इसके बाद आपका आ रहा है जी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपकी इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें हैं, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, रूरल डेवलपमेंट, कॉपरेटिव डेवलपमेंट, नीति आयोग, डीमोनेटाइजेशन को भी इंक्लूड करा है इस बार भी सिलेबस में। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद आता है जी पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि सरकार का जो फाइनेंस होता है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो उससे जुड़ी हुई बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और इसके अंदर आपका जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया, तो जीएसटी की बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो बिजनेस साइकिल्स का टॉपिक है ये भी इंक्लूड किया है। और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डीप में सवाल नहीं आ रहे, आपको सिंपली पूछते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी, ऐसी चीजें, कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिए थे, है ना। ऐसे सवाल आपको ज्यादा आते हैं पेपर में, तो उन्हीं के लिए आप तैयारी कीजिएगा। इसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है जिसमें मनी से जुड़े हुए कंसेप्ट आ रहे हैं आपके। तो मनी से जुड़े हुए मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की इकोनॉमी के क्या बेसिक फीचर्स हैं, राजस्थान का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, पोल्यूशन वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। और प्यारे दोस्तों, आई थिंक इसकी पढ़ाई जो आपको करनी चाहिए ना, वो करनी चाहिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे उठा लो और बजट उठा लो, और अब वहां से आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो सवाल आए थे वो मेजॉरिटी ऑफ द सवाल यही से आ रहे थे। और अपने कोर्स में भी हम इसी को फॉलो करके, इसी को रेफर करके यहाँ पे आपको कवरेज प्रोवाइड करने वाले हैं, इसी में से आपकी बात बन जाएगी। बट हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं कोर्स में, हम तो कवर करवाएंगे ही, बट आपको भी अपने एंड पे कवर अप करने पड़ेंगे। इसके बाद ईएफएम पेपर 2 पे आते हैं। तो इसके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला कंपोनेंट है जिसमें आपके जो बैंक्स हैं वो आ जाते हैं, आरबीआई वगैरह, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ई बैंकिंग, ये सब चीजें हैं। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो आपका जो सिक्योरिटीज का एनालिसिस रहता है वो सब चीजें है, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चीजें भी इन्होंने डाल दी हैं, सेबी भी डाल दी है। तो ये आपको कवर अप करने होंगे। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करके जाने होंगे। इसके बाद आते हैं जी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तरफ। और ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला जो पार्ट है, डेट इज बेसिकली योर स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च वाला पार्ट। इसके अंदर कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर्स वगैरह, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, पर्ट, सीपीएम, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने होंगे। चलिए बात है जी अपने बीएडीएम के सिलेबस की तरफ। इसमें सबसे पहले तो आपका मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आपका जो मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। एथिक्स भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी होंगी इसके अंदर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे आ जाते हैं। तो ओबी वाला जो कंपोनेंट है इसके अंदर भी आपके जो ओबी के टॉपिक्स होते हैं, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, ये सारी चीजें हैं। और ग्रुप डायनामिक्स का टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये सारी चीजें आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन का कन्फ्लिक्ट है, कल्चर है, क्लाइमेट है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर अप करके जानी है।
इसके बाद है जी एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआरएम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, एचआरएम उसके जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो टेक्निक्स वगैरह होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कंपनसेशन मैनेजमेंट है, कैरियर प्लानिंग का टॉपिक है, ट्रेड यूनियंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो हर एक जो आपका टॉपिक है ना, वो अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप बेसिक क्लैरिटी पे ही, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसी से सवाल निकल जाएंगे। और इसके अलावा बीएडीएम वालों को मैं स्पेशली कहूंगा डेफिनेशंस पे काफी इंफोसिस देना, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। तो डेफिनेशंस वाले पार्ट पे आप जरूर इंफोसाइज कीजिएगा। इसके अलावा बीएडीएम पेपर 2 है आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस भी है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी डाल दिए हैं। अब देखो ना, ये जो टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे डाल दिए, ये आज की डेट में इनकी अहमियत है ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास नए लेबर कोड आ चुके हैं, जो कि उनको एग्जामिनर को पूछना चाहिए था आपसे, बट वो पुराने एक्ट ही आपसे पूछ रहा है। और इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कब का आ चुका है, ये अभी भी 1986 पे अटके हैं। तो ये अटके हैं तो आपको तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। इसके बाद आता है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक। अपने आप में ये भी काफी वास्ट है। इसके अंदर आपको मार्केटिंग से जुड़ी हुई बेसिक चीजें, आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई चीजें, प्राइसिंग है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, और इसके अलावा मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केट के जो रीसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, सेल्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब है जी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके अंदर आपका बिजनेस एथिक्स वाला कंपोनेंट भी आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंपोनेंट भी आपका आ रहा है, और बिजनेस का लीगल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करनी होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाला कंपोनेंट भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, और कुछ अलग से हटके टॉपिक भी हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, इसमें इंडियन एथोस एंड वैल्यूज, एप्लीकेशन ऑफ योगा इन मैनेजमेंट, मेडिटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो ये वाला पार्ट भी आपको कवर अप करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इसका जो वीडियो है कोर्स में भी डला हुआ है, और पिछली बार तो सीधे सीधे सवाल आया हुआ था, कोर्स में भी कवर था। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे। इसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप है और ई कॉमर्स है, जिनको आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का छोटा सा डिस्कशन एबीएसटी, एएफएम और बीएडीएम के नए या फिर पुराने सिलेबस पे। और अभी जो टॉपिक्स की प्रिपरेशन है आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी जो आपका सिलेबस है वो भी आउट हो चुका है, तो इट मींस कि आरपीएससी इज सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन। और हो सकता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्टूबर के अराउंड पेपर कंडक्ट हो जाए, तो इट माइट बी अ केस कि उसके अराउंड हो ही जाए, आरपीएससी अगर अब इतना सीरियस हो रहा है तो। सो अभी आपको प्रिपरेशन को सीरियसली ले लेना है, और अपना जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से स्टार्ट कर दो, कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी तैयारी जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।